अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग जनाब। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ, एक नए दिन और एक नए अज़्म के साथ, नए वीक के साथ जनाब आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और भरपूर छुट्टी गुजार कर ताज़ा दम होकर वापस अपने या तो दफातर में या फिर अपने कामों पर इस वक्त मौजूद होंगे। और बहुत सी घर की ख़वातीन इस वक्त किचन के मामला समेट रही होंगी, कुछ खुद नाश्ता कर रही होंगी, कुछ दूसरों को नाश्ता करवा रही होंगी, कुछ अपने दफातर में हमें सुन भी रही होंगी और देख भी रही होंगी। और इससे पहले कि जनाब अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े, प्रोग्राम का आगाज़ आज एक अच्छी बात से करेंगे क्योंकि ज़िंदगी ना बड़ी खूबसूरत सी एक चीज़ है और इसे ज़रूर जीना चाहिए और एक बार नहीं बार बार जीना चाहिए। जब मौका मिले तब उसे जीना चाहिए और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोग हैं उनका भी हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए, जिनकी उम्मीदें आपसे वाबस्ता होती हैं उन पर खूब मेहनत करके उस पर पूरा भी उतरे। अपने लिए तो हम सब जी रहे होते हैं मगर दूसरों के लिए जीना सीखें। और इस बात का ना हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जब आप अपने लिए सोचें तो अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे अफराद होते हैं जिनके लिए हमें ज़रूर सोचना चाहिए। जब आप किसी की मुस्बत जज्बात किसी के लिए रखते हैं, मुस्बत इक़दामात करेंगे तो रास्ते बनाएंगे किसी के लिए, तो फिर यकीन माने और ये यकीन रखना भी चाहिए कि बहुत से मुश्किल और नामुमकिन रास्तों को ना अल्लाह पाक की ज़ात आपके लिए भी आसान कर देता है। और ये जो जदीद दौर है ना, इसका तकाज़ा भी यही है कि बहैसियत इंसान आगे बढ़े, मेहनत करें, क्योंकि ये आपका एक बुनियादी हक भी है। लेकिन खुदारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बिल्कुल ही मशीन नहीं बन जाएं अपनी ज़िंदगी में कि आपके आसपास जो आपके प्यारे होते हैं उनको देने के लिए आपके पास वक्त ही ना रहे, क्योंकि डेली रूटीन से कभी कभार ब्रेक लेनी चाहिए हमें। और क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी को ना मौजूदा भागम भाग में इस कदर उलझा दिया है, इस कदर मुश्किल में डाल दिया है कि हमारे पास अपने लिए वक्त भी नहीं निकलता कि हम अपने आप को भी एक्सप्लोर कर सके। हम काम पर जाने के लिए सुबह जल्दी जल्दी भाग रहे होते हैं कि कहीं ऑफिस से हम लोग लेट ना हो जाएं। इसी चक्कर में जनाब कोई नाश्ता भी नहीं करता, कोई अच्छे से नींद अपनी पूरी नहीं कर रहा होता क्योंकि हम रात को काम कर रहे होते हैं और सुबह देर से उठते हैं और सुबह जल्दी जल्दी उठकर ना बगैर नाश्ते के हम घर से निकल जाते हैं। और फिर नतीजा क्या होता है कि हम आगे बढ़ने की इस धुन में एक तरफ तो अपनी सेहत को ख़राब कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ अपने जो प्यारे हैं उनके साथ जो गुजारने का एक कीमती वक्त होता है ना हमारे पास, वो हम ज़ाया कर लेते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ठहर कर, थोड़ा सा आराम से मेहनत ज़रूर करें, अपनी ज़िंदगी में आगे ज़रूर बढ़ें, अपने मामलात में, ख़ुद के मामलात में बाकी लोगों को ज़रूर इन्वॉल्व करें। किस तरह कर सकते हैं कि आप कुछ देर हमारे घर के बुज़ुर्ग जो होते हैं, हमारे घर में जो बहुत बड़े जो लोग होते हैं उनके पास बैठकर उनकी खैरियत दरियाफ़्त करें, उनसे एटलीस्ट मशवरा ज़रूर ले लें कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं। इवन दो कि हमारे जो घर के छोटे होते हैं ना, वो भी बहुत बड़े होते हैं, उनके साथ भी ज़रूर बैठक लगानी चाहिए। उनकी तरबियत के लिए बड़ा ज़रूरी होता है और कभी कभार उनसे भी हमें बड़े अच्छे मशवरे मिल जाते हैं। और घर से बाहर की अगर बात की जाए तो आपके दोस्तों को आपके मशवरों की बड़ी ज़रूरत रहती है, आपकी गाइडेंस की बड़ी ज़रूरत रहती है। उन्हें समझाने के लिए भी अपनी रूटीन से थोड़ा सा हमें वक्त निकालना चाहिए, उनके साथ गपशप लगानी चाहिए, बैठक लगानी चाहिए, महफिल सजानी चाहिए। और इन छोटे छोटे इक़दामात से ना सिर्फ हमारी अपनी ज़िंदगी बेहतर होती है और अच्छी गुजरती है, बल्कि हमारे मुआशरे पर भी इसके मुस्बत असरात पड़ते हैं। तो इसलिए नया दिन है, नया कह ले कि हफ्ता है और नया जनाब अज़्म है कि और नई एनर्जी के साथ इस चीज़ का इरादा करना है कि आपने ख़ुद को तो खुश रखना है। ख़ुद के लिए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं जो अपने आप को हम खुशी देने के लिए करते हैं, लेकिन अपनी खुशी के साथ साथ जब हम दूसरों की खुशी का ख्याल रखते हैं ना, दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो वो जो हमारी खुशी होती है ना, वो कई गुना बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं और भरपूर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं ना, तो अपनी ज़िंदगी में, अपने मामलात में लोगों को भी इन्वॉल्व करना सीखें। अपने जो रिश्ते हैं, इम्पॉर्टेंट रिश्ते हैं, इर्द गिर्द जो रिश्ते हैं उनको इन्वॉल्व करना सीखें, उनसे मशवरे लेना सीखें। फिर देखिएगा आपकी ज़िंदगी कितनी भरपूर और कितनी खुशगवार गुजरेगी। तो ये आज का पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। कुछ बात कर लेते हैं महंगाई के हवाले से, क्योंकि ज़िले इंतज़ामिया की तमाम तर कोशिशें बेसूद होती हुई नज़र आ रही हैं और मार्केट में आटा और चीनी महंगे दामों बिकने लगे हैं।
20 किलो आटे का थैला इस वक्त 2800 रुपये में फ़रोख्त होने लगा है और चक्की का आटा 170 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब है। और अगर चीनी की सूरत हाल देख ली जाए तो मार्केट में चीनी 125 से 130 रुपये फ़ी किलो तक बिकने लगी है। ये तमाम तर सूरत हाल क्या है, मज़ीद महंगाई कहाँ तक पहुँची है, क्या क्या इदाद-ओ-शुमार चल रहे हैं मार्केट में। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, उनसे जान लेते हैं। अब्दुल कादिर, बताइएगा महंगाई की क्या सूरत हाल है? आटा और चीनी फिर से महंगी हो चुकी है? बिल्कुल, महंगाई जो है वो तो आज जो है वो कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ महंगाई की शरह में जो है मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। खुसूसी तौर पर जो अशियाए ज़रूरिया जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की हैं उनकी कीमतों में जो है वो इस्तेहकाम देखने को नहीं मिल रहा है। आटा खुसूसी तौर पर जो है वो शहरियों की पहुंच से बाहर होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 10 किलो आटे का थैला जो है फ्लोर मिल की जानिब से जो है वो मार्केट में जो फ्राहम किया जा रहा है वो 1400 रुपये फी 10 किलो का थैला जो है फरोख्त किया जा रहा है, जबकि 20 किलो का जो है वो 2800 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से शहरी जो है वो सस्ते आटे के हवाले से जो है वो खासे परेशान है, क्योंकि मार्केट में इस वक्त जो सस्ता आटा है वो भी कहीं पे दस्तयाब नहीं है। सिर्फ जो यूटिलिटी स्टोर पर वफाकी हुकूमत की जानिब से सब्सिडी फराहम की जा रही है वहीं पे दस्तयाब है, और वहाँ पे भी लंबी लाइनों के बाद जो है वो शहरियों को आटे की जो है वो उम्मीद दिखाई देती है कि सस्ता आटा उन्हें जो है वो मिल सकेगा, लेकिन हर शहरी को आटा जो है यूटिलिटी स्टोर से नहीं मिल रहा। और चक्की आटे के हवाले से बात की जाए तो 170 रुपये फी किलो तक मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है, और इस हवाले से जो चक्की मालकान है उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि बिजली की कीमतों में इजाफा, गल्ला मंडियों में गंदम की गैर मामूली कीमतों में इजाफे की वजह से आटा जो है वो मज़ीद महंगा होने का भी खर्चा है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से गंदम की कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से आटा जो है वो 170 से 180 रुपये फी किलो तक भी जो है वो पहुंच सकता है। और जो फ्लोर मिल मालकान है उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो कोटा सिस्टम जो था अब तक उसका जो है वो फाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से निजी गंदम को पीस कर ही उसका आटा जो है मार्केट में फराहम किया जा रहा है, जिसकी पैदावारी लागत जो है वो ज़्यादा है। और यही वजह है कि मार्केट में इस वक्त जो 20 किलो आटे का थैला वो 2800 रुपये है, जबकि 10 किलो आटे का थैला जो है वो 1400 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। 140 रुपये फी किलो जो है ये आटे की कीमत बनती है। जबकि चीनी के हवाले से सूरत हाल जो है वो हर गुजरते दिन के साथ जो है वो बिगड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि चीनी पहले 120 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही थी, फिर 120 से 125 तक, और अब 125 से 130 रुपये कर दी गई। और बाज़ मुकामात पर परचून मार्केटों में चीनी जो है वो 135 रुपये फी किलो तक भी फरोख्त की जा रही है। और इस हवाले से भी दुकानदारों का ये कहना है कि जो चीनी की होलसेल मार्केट है वहाँ पर कीमतें कंट्रोल नहीं की जाएंगी जब तक तो शहरियों को सस्ती चीनी फराहम करना जो है मुमकिन नहीं है। शहरियों का महंगाई के हवाले से जो है वो खासा जो है वो अब्दुल कादिर, ये सारी सूरत हाल चीनी की और आटे की तो हुकूमत के इल्म में भी होगी, इंतज़ामिया के भी इल्म में होंगी, तो क्या उन्होंने इस हवाले से कोई मौक़िफ़ इख्तियार किया है, कोई कार्रवाई हुई है? आज बिल्कुल आटे के हवाले से जो है वो पंजाब फूड डिपार्टमेंट जो है वो गंदम की कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन ये कोशिशें बेसूद दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जब तक आटा जो है वो एक आम सारिफ को सस्ता नहीं मिलेगा तब तक ये कोशिशें जो है वो अमली तौर पर कहीं पर भी जो है वो कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही। और चीनी के हवाले से बात की जाए तो चीनी के हवाले से जो शुगर मिल मालकान और हुकूमत जो है वो आमने सामने है, और जो शुगर मिल मालकान है उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जो पैदावारी लागत है वो बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से चीनी जो है उसकी कीमतों में जो है वो इजाफा किया गया, जबकि मार्केट में इस वक्त मसनूई किल्लत का भी जो है वो सामना है, क्योंकि मसनूई किल्लत पैदा करके चीनी की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। डिमांड एंड सप्लाई में बिगाड़ पैदा करके बिल्कुल ऐसे ही जनाब, मसनूई किल्लत पैदा करके जो है कीमतों में इजाफा करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह का खर्चा भी ज़ाहिर किया जा रहा है मार्केट में, और पहले ही रोज़मर्रा की जितनी भी अशिया हैं वो महंगाई की ज़द में हैं, उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, और अब चीनी और आटा भी महंगा आप लोगों को मिलेगा। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे, महंगाई की सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। अब्दुल कादिर, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और किताबों के हवाले से हमारा अब ये सेगमेंट है जिसमें किसी नई किताब के साथ हम आपका तारुफ़ कराते हैं, और इस सेगमेंट में हमारे साथ प्रोफेसर अहमद हमाद साहब होते हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं और आज कौन सी किताब से हमारा और आपका तारुफ करवाने वाले हैं वो सुनते हैं। जी अहमद साहब, बताइएगा। आज मेरे पास एक सेमाही है, क्वार्टरली
और इसको ये कहना मुनासिब नहीं है कि ये कोई अदबी मुजल्ला है, बल्कि ये उलूम व फ़नून का मुरक्का है, ये कहना चाहिए। और ये है साहिबान सिमाही, और इसका ये तीसरा शुमारा है। इससे पहले इसी प्रोग्राम में हमने साहिबान के जो पहले और दूसरा, इन दोनों का तारुफ़ पेश किया, मुफस्सल तारुफ़ पेश किया, और हमने देखा कि इसमें किस तरह की जो निगारशात हैं उनको शामिल किया जाता है। आज ये तीसरा हमारे सामने है, और हुसैन मजरू साहब जो कि जो लोग इनको जानते हैं वो जानते हैं कि बहुत मुतहर्रिक शख्सियत हैं। एक ज़माना था कि हल्का अरबाब ज़ौक़ में ये जब सेक्रेटरी मुंतखब हुए तो इन्होंने वो हल्का अरबाब ज़ौक़ का हॉल भर दिया लोगों से। लोगों को फ़ोन कर कर के कहते कि आप आइए आइए आइए, लोग आते थे। और फिर एक जब गर्मी आई तो अपने घर का एसी उतार के टी हाउस में ले आए, ताकि जो वहाँ पे मौजूद लोग हैं अदब की खिदमत के लिए और अदब को सीखने के लिए, दोनों तरह के लोग होते हैं ना वहाँ पे, तख्लीक़कार भी होते हैं, तलबा और तालिबात भी होती हैं, तो उन सब को गर्मी का एहसास ना हो और बड़ा एक अच्छा कूल एनवायरनमेंट रहे, ताकि वहाँ पे अच्छे जलसे हों और हाज़िरी ज़्यादा हो। तो हुसैन साहब बहुत मुतहर्रिक शख्सियत हैं। एक साहिबान में आपने देखा कि एनी आपा कुर्रतुल ऐन हैदर के साथ आपका मुसाहिबा यानी इंटरव्यू शामिल है, वो बड़ा खूबसूरत है। इस जो इसकी खूबी है, ये तीसरा जो क्वार्टरली है इसका, एक तो ये है कि इसका दिबाचा हुसैन मजरू साहब ने बड़ा अच्छा लिखा है, और थैंकलेसनेस ऑफ अ वर्कर ऑफ लिटरेचर, उसका उन्होंने इजहार किया है कि जो अदब का कामा है, काम करने वाला, वो एक बेचारा थैंकलेस काम कर रहा होता है। बड़े बड़े लोगों ने बहुत खिदमत की, लेकिन बल्कि उनके अपने अल्फाज में ये कि उनका काम सूरज से ज़्यादा रोशन और चमकदार था, लेकिन लोग उनके नाम और काम दोनों से वाकिफ़ नहीं हैं। तो इसी तरह का काम हुसैन मजरू साहब भी कर रहे हैं। तो आप देखें, अंडर करंट एक रायगानी का एहसास आपको महसूस होगा, उसके बावजूद ये करते चले जा रहे हैं। मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह वाली बात। दूसरा ये कि इस शुमारे में इनके अपने दिबाचे के अलावा एडवर्ड सईद, जो बड़े मशहूर ओरिएंटलिस्ट, बल्कि मशरिक़ की आवाज़ है ये कहना चाहिए, ओरिएंटलिस्ट भी नहीं, उनका एक बड़ा अच्छा वो इंटरव्यू है जिसको अमजद रऊफ़ इमरान साहब ने तर्जुमा करके उर्दू दान तबके के लिए पेश किया। इसके ज़रिए से मैंने इसको शुरू में उलूम व फ़नून का मुरक्का इसलिए कहा कि इसमें फ़लसफ़े पे भी मज़मून आपको मिलेगा जो कि इल्म है, और फ़नून जो कि जो है चुग़ताई आर्ट, उस पर भी मज़मून मिलेगा, मौसीकी पे भी मज़मून मिलेगा। चुग़ताई आर्ट पर बहुत खूबसूरत मज़मून हमें मिलता है। माँ और बच्चा, मैं आपको अगर दिखा पाऊँ वो तस्वीर, तो उसमें मुनव्वर मोहिउद्दीन का, ये देखिए, कश्मीर का माँ और बच्चा, इसको उन्होंने यहाँ पे 4 कलर आर्ट पेपर में शाया किया, ख़ास तौर पे इसमें शामिल किया, इस मुजल्ले में आर्ट पेपर पे शाया किया। और आगे मुनव्वर मोहिउद्दीन साहब का बहुत शानदार मज़मून जो इसकी तफ़हीम में बुनियादी किरदार अदा करेगा, कुंजी है, समझ लीजिए कि चुग़ताई आर्ट क्या था, सारे चुग़ताई आर्ट के पस मंज़र में इस तस्वीर की क्या अहमियत है। इस तस्वीर को ख़ास तौर पे समझने के लिए हमें किन चीज़ों का पता होना चाहिए, इसको लाइन, फॉर्म, डिज़ाइन, और फिर वो जो वाटर कलर है उसका इस्तेमाल, कश्मीर का पस मंज़र, माँ की जो बड़ी कंसिडरेट आइज़ हैं, डिटरमिन्ड आइज़ हैं, उनका ज़िक्र, मुस्तकबिल बीनी, और बच्चा जिस तरह बैठा हुआ है, और फिर उनका साइज़, ये बताना कि माँ कितनी बड़ी है। एक अनयूजुअल अनबैलेंस्ड तस्वीर बज़ाहिर, लेकिन पीस ऑफ आर्ट है और शानदार पीस ऑफ आर्ट है। तो चुग़ताई का फ़न और मैनरिज़म, इस मौजू पर बड़ा ही शानदार जो है वो इसमें मज़मून है। इसके अलावा नयरा नूर मरहुमा, उस पर सरफराज सैयद साहब का बहुत ही शानदार मज़मून है, हैरत अंगेज़ है। NCA में जब नयरा नूर आई तो वो उनका हुलिया क्या था, और उसके बाद फिर उनकी ज़ैदी साहब से उनकी शादी का ज़िक्र, और नयरा नूर के अपने गाने, फ़िल्मी गाने भी और गज़लियात और जो गीत उन्होंने गाए उनका बड़ा ही शानदार ज़िक्र। हत्ता कि सरफराज सैयद साहब ने अपने घर का वाक़या भी लिखा कि नयरा आपा जब वहाँ पे गई तो किस तरह वो एक प्लेट में दाल और वो चावल और मसूर की दाल डाल के कितनी सादगी से आई और आके उन्होंने खाना शुरू कर दिया। डॉक्टर जवाज़ जाफ़री का इसमें बड़ा खूबसूरत मज़मून है, और वो है चमड़ा, खाल से बने हुए आलात मौसीकी, और वो उन्होंने काफ़ी सारे, मेरा ख्याल है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो 60s में चले गए हैं, इतने ज़्यादा उन्होंने गिनवाए हैं। तो हैरान कुन है। ये मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अदब तो है ही इसमें,
अफसाना भी है, शायरी भी है, यानी शायरी में दोनों असना गज़ल भी है, नज़म भी है, नात भी, हर चीज़ है। लेकिन जो फ़न ओरिएंटेड, आर ओरिएंटेड मज़ामीन है, ये कहीं खो गए थे। रेबन पर अकबर इलाहाबादी की शायरी, और ये इतना आलिशान मजमून है, और उसके साथ साथ उनकी आप देखिएगा कि 4 कलर आर्ट पेपर पर तस्वीर और ऊपर अकबर इलाहाबादी का वो शेर। तो बड़ा ही बहुत मेहनत की है हुसैन मजरूह साहब ने। मैं नहीं समझता कि आज कोई शख्स अगर अदब पढ़ रहा है, वो साहिबान से अगर वो लाइल्म रहे तो उसको अदब का तालिब इल्म कहा जाना चाहिए। हर तालिब इल्म को इसका मुताला ज़रूर करना। और जनाब प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज की किताब से हमारा और आपका तारुफ उन्होंने करवाया है। अहमद साहब आपका बेहद शुक्रिया। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से, और आज एक बड़ा ही अहम मौजू है जिसके हवाले से हमने आपको बताना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज इस वक्त आ रही हैं और जिसके मुताबिक बहुत सी ऐसी अशियाँ हैं जिन्हें हम डेली यूज़ कर रहे होते हैं और बिना किसी खौफ के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनके मुतालिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च भी हमारे सामने आई है कि 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कैंसर का बाइस बन रही हैं। पहली कोल्ड ड्रिंक्स, यानी कि हम लोगों के घर जो कोल्ड ड्रिंक्स पी जाती हैं, बच्चे बूढ़े बड़े हर कोई पसंद करता है और डेली इस्तेमाल हो रही होती है। इवन दो कि हमारे घर अगर गेस्ट भी आते हैं ना, उनको भी अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाई जाती हैं तो वो बुरा मान जाते हैं कि हमारी अच्छे से तवाज़ुन नहीं की गई है। दूसरी चीज़ बताई जा रही है बबल गम्स, जिसको च्युइंगम्स कहा जाता है, कि इन दोनों चीज़ों में स्पार्टियम और कार्सिनोजेंस की मिक़दार काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक स्पार्टियम जैसा ख़तरनाक मादा अमूमन कोल्ड ड्रिंक्स, च्युइंगम्स या फिर जो कफ सिरप्स होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रांस में गुज़श्ता साल तकरीबन 1 लाख लोगों के ऊपर ये रिसर्च की गई है, जिसमें सामने आया है कि जिन लोगों ने इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, जिसमें स्पार्टियम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की गई है, ये काफ़ी मिक़दार में मौजूद थी, उनमें कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि स्पार्टियम और कार्सिनोजेंस क्या हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं और इनसे किस तरह बचा जा सकता है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें तर्क कर देनी चाहिए जिसकी वजह से जो कैंसर के चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है सारा फारूकी हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। सारा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सारा हर दिन कोई ना कोई नई ऐसी रिसर्च आती है जो हमें ना परेशानी में मुब्तला कर देती है, परेशान कर देती है। अब कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आपको पता है घरों में किया जाता है। इवन दो कि किसी गेस्ट को ना पिलाई जाए ना तो वो गिला करते हैं कि हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाई गई है। इवन दो कि जो बच्चे हैं वो बबल गम्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं, हम खुद बबल गम खाते हैं। इनमें कार्सिनोजेंस और स्पार्टियम बहुत ज़्यादा मौजूद है। ये है क्या दोनों और इससे किस तरह नुकसान पहुंचता है? बेसिकली आप देखें कि जितने भी इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं ना, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हों या फिर च्युइंगम्स हों, उनके अंदर स्पेसिफिक प्रिजर्वेटिव्स एडेड होते हैं। कुछ एडिटिव्स एडेड होते हैं, वो इसलिए डाले जाते हैं ताकि वो प्रोडक्ट ख़राब ना हो, उनकी शेल्फ लाइफ जो है इंक्रीज़ कर दी जाए। लेकिन साथ साथ आप देखिए उनके नुकसान भी फिर उतने ही ज़्यादा होते हैं। आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करें, कोई भी चीज़ जिसको आप ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करें उसका नुकसान ज़रूर होता है। फिर चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हैं या चाहे आपके पास ये च्युइंगम्स हैं जो आप डेली बेसिस पे, अगर आप डेली खा रहे हैं तो च्युइंगम्स के बारे में भी यही है कि अगर आप डेली बेसिस पे उसका इस्तेमाल करें तो ऑब्वियसली ये आपको नुकसान दे सकता है। जैसे कि अब रिसर्च से ये चीज़ें साबित हो रही हैं, अब आना शुरू हो गई हैं। हालांकि ये पहले भी चीज़ हम लोग कहते थे कि भाई च्युइंगम्स या टॉफ़ीज़ या इस तरह की जो चीज़ें हैं आप ना यूज़ करें, या कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें, तो किसी वजह से कहते थे कि ना इस्तेमाल करें। लेकिन हम नहीं सुनते थे। अब प्रिजर्वेटिव्स की जहाँ तक बात आती है, कोल्ड ड्रिंक्स में भी अगर आप देखें तो सिट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ये इस तरह की चीज़ें हैं जो एडेड होती हैं उनके अंदर। और वो इसीलिए वो एज़ प्रिजर्वेटिव ही ऐड की जाती हैं। और दूसरा ये है कि उनके अंदर शुगर क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। शुगर बहुत ज़्यादा होती है तो आपको आइडिया ही नहीं होता जब आप वो ड्रिंक लेते हैं कि आप कितनी क्वांटिटी में शुगर जो है ले रहे हैं।
अब आप एक कैन भी उसका ले रहे हैं तो 9 to 10 टीस्पून या टेबल स्पून जो है उसके अंदर आपको शुगर मिल जाता है, और आपको उस चीज़ का आइडिया भी नहीं होता कि इतनी क्वांटिटी में आप एक ही टाइम पे शुगर जो है कंज्यूम कर रहे हैं। सही। और साथ साथ जो उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड मौजूद है, उसकी जितनी ज़्यादा मिकदार होती है वो उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी में आपकी बॉडी में जो कैल्शियम है उसकी एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर देता है, उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। एट द सेम टाइम जिंक मैग्नीशियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको जो है प्रॉपर्ली जिसे कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन उनकी रोक देता है। लेकिन तो ये देखें ना सारा कि ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है कि रिसर्च से पता चल रहा है कि कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि अगर आप नोटिस भी करें ना, लोग डेली बेसिस पे इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मेरे अपने क्लाइंट्स हैं वो कहते हैं कि हम रह नहीं सकते इसके बगैर, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स के बगैर। वो कहते हैं हम कुछ भी छोड़ देंगे, हम ये नहीं छोड़ सकते। हमें जो है अपने खाने के साथ, लंच के साथ, डिनर के साथ हमें लाजमी लेना है, बेशक हमें आधा ग्लास मिल जाए। उनका एक ये कॉन्सेप्ट है कि उससे आपकी डाइजेशन अच्छी होती है और जो है आपको मतलब लगता है कि आपका जो है डाइजेशन प्रोसेस जो है अच्छा, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और उल्टा जो है इससे फिर ये कि वेट गेन के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वेट गेन जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है, ओबेसिटी बढ़ चुकी है, ओबेसिटी से फिर आगे जाके और डिजीज़ होना शुरू हो गई हैं, ब्लड प्रेशर का इशू, डायबिटीज़ का इशू, इंसुलिन रेजिस्टेंस इससे होना शुरू हो गई है। मतलब ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसमें अब लोगों को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि भी हमने इस चीज़ को कम से कम क्वांटिटी में या तो इस्तेमाल, अगर कभी करना है तो कभी कभी करने में मसला नहीं है, लेकिन वो ये कि डेली बेसिस पे या हर दूसरे दिन आप जो है अगर ऑफिस में भी बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आपने हर चीज़ के साथ कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करना है तो ये गलत चीज़ है। अच्छा, लेकिन बहुत से लोग हैं ना वो ये भी कहते हैं कि अच्छा चले हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स, डाइट कोल्ड ड्रिंक्स पी लें, शायद हमारा जो वो उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसमें भी तो मौजूद होती है सारी चीज़ें। हाँ जी, ये सारा कुछ उसमें भी मौजूद होता है। अगर आप शुगर की क्वांटिटी को भी अगर कंपेयर करें, मे बी उसमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो फास्फोरिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, वो उतनी ही क्वांटिटी में जो है ऐड किया जाता है। बिल्कुल माइनर डिफरेंस होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा उसके अंदर। तो आप अगर ज़ीरो ले रहे हैं या आप जो है दूसरा ले रहे हैं, कोई भी किस्म का सोडा ड्रिंक आप ले रहे हैं, अपने हिसाब से आप समझ रहे हैं कि ये हेल्दी है, वो हेल्दी नहीं है आपके लिए। कोई भी चीज़ जो प्रोसेस्ड है, मतलब आपने अब वो मार्केट से वो परचेज़ कर ली है, बहुत सारी चीज़ें वो हिडन होती हैं, आपको नहीं नज़र आ रही होती है। अगर आप बैक पे उसके जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स उसमें पढ़ते हैं या इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं तो उससे काफ़ी हद तक चीज़ें जो है क्लियर हो जाती हैं कि इसके अंदर इस तरह की चीज़ें मौजूद है जो कि आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो किन लोगों को, मतलब इस रिसर्च के बाद किन लोगों को ज़्यादा एहतियात बरतने की अब ज़रूरत है कि उन्हें कोल्ड ड्रिंक्स या च्युइंगम्स या फिर जिस तरह कफ सिरप्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं और बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के हम बच्चों को भी पिला रहे होते हैं और खुद भी उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सारे डॉक्टर्स हैं जो हर घर में जो है ना वो 3-4 डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। तो अगर आपको ज़ुकाम है, गला ख़राब है या कोई भी मसला है, आपको पता है आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है या कौन सा कफ सिरप लेना है, आपको पहले से ही आइडिया है, तो कोशिश करें कि अगर आपको इस तरह का कोई भी मसला हो रहा है ना, फ़ौरन मेडिसिन की तरफ ना जाए। मेरी तो ये मतलब राय होती है कि अगर आपको कोई इशू हो रहा है तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की तरफ पहले जाएं, क्योंकि नेचुरली भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप ये चीज़ें कवर अप कर सकते हैं। बहुत से ऐसी चीज़ें जो आप घर में बना सकते हैं जिनसे आप ये कफ से, फ्लू से आप बच सकते हैं, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट मेडिसिन की तरफ जाएं। अच्छा। मेडिसिन आपका लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए कि भाई अब कोई प्रॉब्लम है तो और आपको डॉक्टर के पास जाना है तो फिर उसके बाद आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे आप वो चीज़ यूज़ करें, और वो भी टेम्प्रेरी यूज़ होना चाहिए। ये भी नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से ऑन एंड ऑन उसका जो है इस्तेमाल करना शुरू हो गए, तो उससे भी ऑब्वियसली फिर है नुकसान होगा। फिर चाहे वो कफ सिरप हो या फिर दूसरी चीज़ें हैं जिस तरह कि अभी आपने बताया कि ये कोल्ड ड्रिंक्स और ये च्युइंगम। अब च्युइंगम भी है, च्युइंगम हम लोग डेली बेसिस पे अगर आप देखें ऑफिस में बैठ के, कहीं भी बैठ के हम लोग वैसे भी खा रहे होते हैं, च्यू कर रहे होते हैं। जी हमने जॉ लाइन बनानी है तो च्युइंगम्स खाने हैं। एग्जैक्टली, लोगों का ये भी है कि अच्छा इससे ये बात नहीं है कि कैलोरीज बर्न होती हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में, लाइक 15-20 कैलोरीज आप शायद बर्न करते होंगे, लेकिन साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा च्युइंगम यूज़ कर रहे हैं ना तो फिर आपके वो जॉज में पेन भी शुरू हो जाता है, कई लोगों को हेडेक्स शुरू हो जाते हैं, माइग्रेन का इशू शुरू हो जाता है। और आप दूसरा ये भी देखें उनके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एडेड है, जितनी भी च्युइंगम्स हैं उनमें शुगर एडेड है, और लोग अपने हिसाब से यूज़ कर रहे होते हैं कि भाई माउथ फ्रेशनर के तौर पे भी यूज़ कर रहे होते हैं, और मतलब उस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं कि भाई भूख भी कम लगेगी, हम खाना कम खाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें शुगर की क्वांटिटी है जो आपके बेसिकली जो माउथ है उसको वो ख़राब कर रही होती है, दांतों को वो ख़राब कर रही होती है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन में भी नहीं यूज़ करना चाहिए। अच्छा, ये वो चीज़ें प्रोसेस्ड आइटम्स के बारे में है कि आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप करें, लेकिन कम कम करें।
कभी कभी करें, ताकि उसका इतना ज़्यादा नुकसान ना हो। नुकसान ज़्यादा तभी होता है जब आप डेली बेसिस पे या हर दूसरे दिन उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये तो रिसर्च ने प्रूव भी कर दिया है कि जनाब जी। इन चीज़ों में स्पार्टियम और कार्सिनोजेंस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, जिसकी वजह से कैंसर की जो रेशो है वो बढ़ सकती है, बिल्कुल। उसमें चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो जंक फूड्स का हम लोग इस्तेमाल वो भी कर रहे हैं, वो भी इन चीज़ में आते हैं, उनमें भी ऐसे बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स मौजूद होते हैं, क्या वो भी हमें कैंसर की तरफ लीड कर सकते हैं? बिल्कुल लीड कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ चिप्स हैं या डिफरेंट चीज़ें जो आप मार्केट से लेके आते हैं, जो बच्चों को बेसिकली आप फीड कर रहे हैं। अब जहाँ च्युइंगम्स, कोल्ड ड्रिंक्स की बात हुई है, जंक फूड है, ये ज़्यादातर आप देखें फीड किसको कर रहे हैं आप? बच्चों को ही फीड कर रहे हैं। बच्चा थोड़ा सा ज़िद करता है तो आपने उसको जो है वही चीज़ पकड़ा देनी होती है कि चलो ये खा लेगा तो ये सेट हो जाएगा, लेकिन उससे उसको नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी ग्रोइंग एज है, आगे जो जनरेशन आने वाली है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे। बहुत अर्ली एज में आप देखें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और ये तमाम बीमारियां जो पहले कभी आती भी नहीं थी इतने कम एज में, वो बच्चों में क्यों आना शुरू हो गई हैं? वो इसी वजह से क्योंकि आप ये सारी चीज़ें उनको फीड कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप नेचुरल फूड्स की तरफ उनको शुरू से आदत डालें, और मैं ये बात कहती हूँ कि अगर आप शुरू से आदत डालें तो बच्चा ज़िद नहीं करता बाहर का फूड खाने का। हमारी अपनी गलती होती है कि हम उसको बाहर की फूड की आदत डालते हैं। और मैंने ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं जो कि एक्चुअली बच्चों को शुरू से नेचुरल फूड्स की आदत डालते हैं और वो बच्चे आगे ज़िद भी नहीं करते। मतलब वो बड़े हो गए हैं 5-6 साल के, मैं ऐसे बच्चों को जानती हूँ कि वो लिटरली बाहर का नहीं खाते फूड, उनको घर के फूड की आदत है और वो बहुत हेल्दी भी है और अच्छा खाते हैं और अपना मतलब गेम्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं और सारा कुछ है। तो थिंग इज़ कि आपके ऊपर आप बच्चे को किस तरह से हैंडल करते हैं। उसको जो है नेचुरल फूड्स की आदत डालें, कोशिश करें। अगर आपने कभी कभी या वंस इन अ मंथ अगर कहीं बाहर से कुछ खाना भी है तो इट्स फाइन, लेकिन हर दूसरे दिन या वीकली बेसिस पे जो ये आदत है ना, ये नहीं डालनी चाहिए। ख़ासतौर पे आफ्टर स्कूल, जो मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ। आफ्टर स्कूल जो है बच्चों को स्पेशली ऐसी जगहों पे ले जाया जा रहा होता है कि आप जो है जंक फूड और फास्ट फूड जहाँ बहुत आसानी से आपको अवेलेबल है, तो उससे बच्चे की हेल्थ जो है बहुत जल्दी जो है इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। हाइट जो है ग्रोथ नहीं होती, हाइट जो है इंक्रीज़ नहीं होती। फिर बच्चों में और नज़र के जैसे इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। और जो है कई दफ़ा बच्चे ऐसे भी हैं कि जो गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, वो बस घर में बैठ के जो है वीडियो गेम्स खेलना चाहते हैं, और उसी तरह से फिर वो ओबेसिटी का भी शिकार हो जाते हैं। ओबेसिटी से आगे फिर हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और दूसरी बीमारियां भी होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये तो वो है ना जो हम लोग बाहर से ख़रीद के खा रहे होते हैं, हम लोग घर में भी तो वो पैक्स जो मिलते हैं वो लेकर आते हैं और उनको फ्राई करके हम लोग खा रहे होते हैं, और फ्रोज़न आइटम्स लेकर आते हैं, तो उनमें भी क्या ये चीज़ें मौजूद होती हैं? ये मैंने कुछ दिन पहले भी इस चीज़ के ऊपर बात की थी कि मार्केट से जो आप बेसिकली ये फ्रोज़न आइटम्स जो बेसिकली आप लेके आ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है हेल्थ के लिए। अच्छा, फ्रेश अगर आप लेके आ रहे हैं मीट प्रोडक्ट्स, ऑल गुड है, आप घर में जो है कबाब बनाएं या जिस तरह से भी आप उसको यूज़ करना चाहते हैं वो ठीक है। लेकिन जो मार्केट से फ्रोज़न आइटम्स आप लेके आ रहे हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स एडेड हैं, एडिटिव्स एडेड हैं, उनके अंदर सोडियम लेवल बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा होता है कि वो आप जो है अगर वीकली बेसिस पे 2 से 3 दफ़ा भी अगर आप यूज़ करें ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। लाइक हाइपरटेंशन क्या बहुत जल्दी जो है वो पर्सन उस बंदे को जो है वो हाइपरटेंशन हो सकती है, ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है। और ये बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है कि घरों में डेली बेसिस पे ये चीज़ यूज़ हो रही होती है, और लंच बॉक्सेस में भी डाला जा रहा होता है, बच्चों के लंचेस में उनको डाल के दे रहे होते हैं, और वो बच्चे जो है सैंडविचेस में भी वही चीज़ खा रहे हैं। अपने हिसाब से हम उनको कुछ हेल्दी दे रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट हेल्दी। उससे जो है बच्चे के लिए भी उतना ही ज़्यादा नुकसानदेह जितना बड़ों के लिए। तो इनका क्या मतलब फिर क्या सोल्यूशन क्या है कि बड़े भी क्या करें और बच्चों को भी क्या देना चाहिए तमाम, खास करके ये कैंसर जैसी जो बहुत मूजी बीमारी है इससे बचा जा सके? देखिए आज के लिए जिस तरह के हालात है ना, हम लोग मार्केट से भी हम लोग इतना ज़्यादा चीज़ें, कितना हम लोग घर में चीज़ें बना सकते हैं। एक बात है सिंपल सी कि हर चीज़ मोस्टली चीज़ें मार्केट से ही लेके मार्केट से, ये इजी टू पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, घर में क्या चीज़ बना के इस तरह की दी जाए, तो बहुत ही जिसे कहते हैं कि ऐसी चीज़ें जो आप आसानी से घर में बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एग सैंडविच भी बना रहे हैं, या आप कबाब भी अगर घर में वीकेंड पे फॉर एग्ज़ाम्पल कबाब बना के रख लेते हैं, तो वो भी आप बच्चे को जो है वीकली बेसिस पे लंच बॉक्स में दे सकते हैं, सैंडविच बना के दे सकते हैं। उसमें वेजिटेबल्स मैक्सिमम ऐड करके दें, वेजिटेबल्स की उनको आदत डालें। अच्छा। बच्चों को वेजिटेबल्स की कोई आदत नहीं डालता, लेकिन वेजिटेबल्स की लाजमी उनको आदत डालनी चाहिए। उसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, ब्रोकली से लेके हर वेजिटेबल की आदत उनको होनी चाहिए, और ताकि वो जो है बाद में वो फिर ये ना करें कि मुझे ये वाली वेजिटेबल नहीं खानी है, वो वाली नहीं खानी। फ्रूट्स की उनको आदत डालें, उनके लाजमी लंच बॉक्स में ये चीज़ें जो है ऐड किया करें, ताकि वो इन चीज़ों की उनको आदत हो। घर में भी उनको अगर भूख लग रही है, कोई स्नैक के तौर पर उनको कुछ चाहिए, तो बजाय इसके कि बाहर से कोई चीज़ दें,
फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ही रखें, बल्कि फ्रिज में भी यही चीज़ें रखें, आप सैलड्स बना के रखें ताकि बच्चा वही चीज़ें खाए। आप उसको बच्चे के हिसाब से अगर आप थोड़ा सा उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, थोड़ा जैसे कई दफ़ा सैलड्स के अंदर हम लोग ऑलिव ऑयल या फिर लेमन या इस तरह की चीज़ें, जिस तरह से भी उस बच्चे को पसंद है आप वो चीज़ें ऐड करके उसको दे सकते हैं। चाट्स जैसे हम बनाते हैं घरों में, ठीक है, चना चाट या इस तरह की चीज़ें जो बनाते हैं वो भी आप बना के जो है वो फीड कर सकते हैं। तो एज़ लॉन्ग एज बच्चे का टेस्ट डेवलप हो जाए उस चीज़ के लिए, बच्चा फिर खुद ही मांगता है कि ठीक है मुझे यही चीज़ खानी है। तो वो इसी चीज़ पे, क्योंकि जब आप बाहर की चीज़ों की आदत डाल देते हैं ना, जैसे चिप्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं, उनमें सोडियम यानी सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत है, उसमें जो स्वीटनेस है या शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो उससे फिर ये होता है कि वो बच्चा उतनी ही अमाउंट में सोडियम, उतनी ही अमाउंट में शुगर घर में मांग रहा होता है और आप वो चीज़ें नहीं दे सकते। ठीक है, आप किसी भी चीज़ में चीनी कितनी डाल लेंगे या आप किसी भी चीज़ में नमक कितना डाल लेंगे, वो बच्चे का जो लेवल डेवलप हो चुका होता है या फिर जिसे कहते हैं टेस्ट पर टेस्ट डेवलप हो चुका होता है, उसको उतनी ही अमाउंट में चाहिए होता है और आप वो घर में उसको नहीं दे पा रहे होते, इसीलिए वो बार बार जिद करते हैं कि नहीं इसका वो टेस्ट नहीं है। फिर वो क्रेविंग्स होती है ना, क्रेविंग्स होती है कि मुझे बाहर से करनी होती है। तो फिर वो जिद करते हैं। तो जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसके कोई अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास कि बच्चों को दिए जा सकते हैं या बड़े खुद भी उससे दूर रहें और कुछ और पी लें? स्मूदीज़ हैं घर में, आप जूसेस बना सकते हैं, फ्रेश जूसेस आप बना सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। कोल्ड ड्रिंक से जितना दूर रह सकें उतना। देखिए अगर आपको आदत है ना, आपको लग रहा है कि भाई आप डेली बेसिस, क्योंकि होती है लोगों को आदत होती है, मैंने ये चीज़ देखी है कि डेली बेसिस पे आप उसका इंटेक करें, आप क्वांटिटी डिक्रीज़ करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ एकदम से छोड़ दें, आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी डिक्रीज़ करें डेली बेसिस पे और आहिस्ता आहिस्ता करके उसको छोड़ दें। अच्छा, ठीक है। अब अगर दिन में अगर 3 ग्लास भी आप ले रहे हो तो आप जो है, मैंने तो ऐसे भी लोगों को देखा जो पूरी बोतल पी लेते हैं उन्होंने पीनी है और सुबह नाश्ते में पी रहे होते हैं और मतलब उनको आदत होती है उस चीज़ की। तो आप जो है क्वांटिटी डिक्रीज कर करके आहिस्ता आहिस्ता करके उसको जो है आप छोड़ सकते हैं। जैसे किसी चीज़ से टेपर ऑफ करते हैं आप, तो आहिस्ता आहिस्ता करके आप उसको छोड़ दें और फिर साथ साथ उसको रिप्लेस कर दें किसी और चीज़ से। आप जो है पानी का ज़्यादा इंटेक करें, साथ ही साथ आप फ्रेश जूसेस का इंटेक करें, जो जितने भी फ्रेश फ्रूट्स हैं आप किसी का भी जूस पी सकते हैं, स्मूदीज़ का इंटेक करें, मिल्क शेक्स हैं, मैंगोज़ आए हुए हैं, मिल्क शेक्स आप पिएँ, देंगे इसके मिल्क शेक्स भी पिए लेकिन अंदर शुगर ना ऐड करें। लेकिन ये तो हमारे यहाँ पे है, कॉमन प्रैक्टिस है कि मिल्क शेक्स हो या फिर स्मूदीज हो या जूसेस हो, उसके अंदर चीनी भी जाएगी और कुछ ऐसे जूसेस होते हैं जिसमें नमक भी जाता है। बिल्कुल, तो अलग से जो आप वो ऐड करें ना वो चीज़, हम हमारे टेस्ट ऐसा है ना, हमारे टेस्ट डेवलप हमारा जो पाकिस्तानी कुजीन हमारा कुछ इस तरह का है कि हम हर चीज़ में हमें नमक और जो है स्वीटनेस उसमें ज़्यादा चाहिए और मसाले हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, तो ये हमारी अपनी आदत पे है। लेकिन यही है कि आप जो है अगर बना भी रहे हैं स्मूदीज़ हैं या कुछ भी हैं तो कोशिश करें कि उसके अंदर ये चीज़ें ना डालें, ये चीज़ें ना डालें। और बच्चों के लिए क्या ज़्यादा बेनिफिशियल है, उनके लिए क्या देना चाहिए उन्हें? बच्चों के लिए अब यही है कि बच्चों को भी स्मूदीज़ और ये फ्रेश फ्रूट्स पे उनको ज़्यादा जो है आदत डालें, रॉ फ्रूट्स की आदत। हाँ, होल फ्रूट्स। अब मैंने आपको बताया अल्टरनेटिव उसके लिए, ड्रिंक के लिए कि अगर आपने लेना है तो आप फ्रेश जूस या स्मूदीज़ ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि होल फ्रूट ज़्यादा का जो है आप उसका इंटेक करें नाश्ते में, लंच में, डिनर में। मतलब लंच डिनर से पहले आप जो है बच्चे को फ्रूट दे सकते हैं या फिर स्नैक के तौर पे फ्रूट सैलेड आप उसको बना के दे सकते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को मिक्स करके भी आप एक सैलेड बना के आप उसको दे सकते हैं। देयर आर सो मैनी रेसिपीज़, ऑनलाइन भी आपको बहुत सारी मिल जाती हैं और बहुत आसान होती हैं, जो आप बच्चों के लिए आराम से बना सकते हैं और बच्चे खाएंगे भी इसी शौक से। तो सारी बात डिफरेंट वे होता है ना, आप उसकी एक तो प्रेजेंटेशन का भी बड़ा होता है कि आपकी अगर प्रेजेंटेशन अच्छी है तो बच्चों का भी दिल करता है खाने का, इवन तो बड़ों का भी दिल, आपकी आईज को अगर वो अच्छा लग रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा टेस्ट। बच्चे वही चीज़ खाते हैं जो प्रेजेंटेबल और दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, वो दिखने में अच्छी नहीं लग रही ना बच्चे नहीं खाते। और एक और चीज़ भी है, एज अ फैमिली जो है उस चीज़ को एंजॉय करें। बच्चा बहुत ज़्यादा नोटिस करता है कि पेरेंट्स क्या एंजॉय कर रहे हैं या क्या चीज़ उनको अच्छी नहीं लग रही है। अगर आप उसके सामने जो है कर रहे हैं कि भाई मुझे ये आज का सालन पसंद नहीं आया या फिर मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई, मैं नहीं खाना चाह रही है खाना चाह रहा, तो वो बच्चा भी वो चीज़ नोटिस कर रहा होता है, फिर वो भी वैसे ही करता है कि अच्छा ये चीज़ पापा ने नहीं खाई थी, ये मैंने भी नहीं खाई। तो ये भी आप देखा करें कि आप एज अ फैमिली जो है क्या चीज़ एंजॉय करें, क्योंकि वो वही चीज़ खाएगा जो आप चीज़ खा रहे हैं। एग्जैक्टली। घर में अगर कोल्ड ड्रिंक्स पी जा रही है तो बच्चे भी तो पियेंगे ना, इवन दो के बच्चों को तो फीडर में डाल के दी जाती है। हाँ जी ये चीज़ मैंने भी देखी है, फीडर में डाल के दी जा रही है कि आप भी पियो। हाँ, ये चीज़ मैंने भी देखी है और मतलब इट्स वियर्ड वैसे लेकिन ये
बच्चों को चीज़ें फीड की जा रही होती हैं, मुझे नहीं समझ आती कि इसमें मतलब क्या है। बच्चों का जाहिर सी बात है, आप उनको जो भी चीज़ फीड करेंगे वही चीज़ इंजॉय करेंगे। आप उनको बचपन से अगर ऐसी चीज़ों की आदत डाल रहे हैं तो बच्चा वही चीज़ लेगा। और एक और चीज़ भी है कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें ये भी नहीं है कि आप हर वक्त उनको दूध का गिलास दे रहे हो, ठीक है, दूध बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अगर बच्चे को जब भी भूख लग रही है आप उसको दूध का गिलास दे रहे हैं या फीडर में दूध डाल के दे रहे हैं तो बच्चा उसी से पेट भरता रहेगा। सही, ठीक है। जो बाकी के न्यूट्रिएंट्स हैं जो इसको चाहिए वो उसको नहीं मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे। जो बाकी के खाने की चीज़ों में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसको नहीं जो मिलेंगे, विटामिन न्यूट्रिएंट बिल्कुल बाकी जो चीजें उसे चाहिए वो नहीं हाँ, मिलेंगी, वो तो deficient उसकी हो जाता growth- है। हाँ, जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होगी। इसीलिए बच्चों में मेल न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा है, क्योंकि आप जो है वो दूध से ही सारा कवर करने की कोशिश करें, दूध के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिलते हैं। एग्जैक्टली, इसलिए बैलेंस डाइट के साथ एक तो खुद को भी आप लोगों ने इन्वॉल्व करना है उसके अंदर कि हमने बैलेंस डाइट खानी है, और दूसरा बच्चों की भी बैलेंस डाइट का ख्याल रखना है। सारा फारूकी क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। सारा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, और च्युइंगम्स और ये जो नई रिसर्च आई है जिसमें पता चला है कि जनाब इनमें जो जो चीज़ें मौजूद होती हैं इससे कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इस पर बात की। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं ख़वातीन के हवाले से, क्योंकि जनाब मौसम चेंज होता है तो मौसम चेंज होने के साथ हमारे खाने पीने के तरीके चेंज हो जाते हैं, और साथ ही साथ पहनावे, हमारे कपड़ों की कलेक्शन भी चेंज होना शुरू हो जाती है। तो समर्स हैं, तो समर्स में किस तरह के फैशन ट्रेंड्स हैं, कौन कौन से कलर्स इन हैं, कौन कौन सा कट इन है, किस तरह के कपड़े हमें पहनने चाहिए, बिकॉज़ अब आगे शादियों का सीज़न भी शुरू हो जाएगा, तो उधर किस तरह के कपड़े हमें पहनने चाहिए, आज हम इस पर बात करेंगे। और इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं साइमा उबैदुल्ला है जो कि फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, तो उनसे आज हम अपने लिए जनाब टिप्स ज़रूर लेंगे। साइमा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी सुबह सुबह उठ गई हैं आराम से? थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है, पर नहीं, उठ गई, शुक्र है आपकी टीम अच्छी थी, उन्होंने मुझे बड़ा ऑन टाइम जो है वो कॉल्स की और भी आ जाए, टाइम पे पहुंच जाए। यही अच्छा होता है मॉर्निंग शो का, ये होता है कि आपको सुबह सुबह आना पड़ता है। अच्छा, जो हमारे देखने वाले हैं क्या कहेंगे, उन्हें फैशन ट्रेंड्स किस तरह के चल रहे हैं, क्या क्या इन हो चुका है और क्या क्या आउट हो चुका है फैशन से? शॉर्ट्स आउट हो चुकी हैं आई गेस। अच्छा, और ज़्यादा ये कि लॉन्ग शर्ट्स इन हैं, फ्लोरल एलिमेंट्स तो ऑलवेज इन, फ्लावर्स तो औरतों के लिए ही बने हैं आई गेस। बस ये दो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं, और उसके अलावा ये कि पिंक कलर, सी ग्रीन कलर और लाइलेक जो है वो बहुत ज़्यादा इन है इस टाइम पे। अच्छा, बाकी ये कि पेस्टल्स तो ऑलवेज हैं। तो अभी ईद गुजरी है, तो ईद पे लोगों ने क्या डिमांड ज़्यादा किया था? यार समर्स हैं, समर्स में तो ब्राइट बहुत ज़्यादा नियॉन नहीं है, ब्राइट नहीं है, बट ये कि जो बड़े सूदिंग लगते हैं, लाइट कलर भी होते हैं, और कम्बिनेशंस के साथ ऑल ओवर प्रिंट्स बहुत ज़्यादा इन हुए हैं। और बेसिक एक वन सॉलिड कलर्स में आपको पता है बहुत ज़्यादा इस टाइम ट्रेंड चल रहा है। सॉलिड में तो कोई बेसिक कलर भी कोई भी पहन ले तो इट्स ऑलवेज लुक गुड, तो उस तरह की चीज़ें तो चल ही रही हैं। लेकिन सॉलिड के ऊपर भी मतलब डिफरेंट कलर्स हैं, हाँ। देन उसको किस तरह उसका कॉम्बिनेशन करना है, अगर कोई और थोड़ा सा अगर कलर उसके अंदर ऐड ऑन करना है तो वो किस तरह का करना है? वही चीज़ तो अगेन डिज़ाइनर्स को आगे लेके आती है ना, वहीं पे आके आपकी अपनी एस्थेटिक्स जो है वो शो होती हैं कि आपने उसको कैसे कैरी किया है, किस कलर के साथ, किस कॉम्बिनेशन के साथ आपने कैरी किया है। इट्स ऑलवेज डिपेंड ऑन यू। तो चल रहा है दोनों चीज़ें, फॉर्मल में थोड़ा सा सॉलिड की तरफ आ रही हैं। अच्छा। एक कलर में सारा होता है, लाइक दुपट्टा भी और ट्राउजर्स भी सेम, और पैंट्स के साथ, स्ट्रेट पैंट्स के साथ ज़्यादा चल रही हैं। अच्छा, स्ट्रेट पैंट्स चल रही हैं, क्यूलॉट्स चल रहे हैं? स्ट्रेट पैंट्स ज़्यादा चल रही हैं। स्ट्रेट पैंट्स चल रही हैं। अब क्यूलॉट में भी वो थोड़े से फॉर्मल में अगर आप चले जाते हैं तो उसमें वेरिएशन है, दैट ऑलवेज रिमेन द सेम। लाइक आपने गरारे की तरफ जाना है, क्यूलॉट्स की तरफ जाना है, स्ट्रेट पैंट लॉन्ग के साथ बहुत ज़्यादा इन है। यहाँ आप कैप्री में थोड़ा सा चले जाते हैं, वो लॉन्ग के साथ इन है।
तो ये वेरी करता है स्टाइल टू स्टाइल। अच्छा। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आपने उसको किस तरह से Carry कौन से स्टाइल के साथ, कौन सी लुक के साथ कैरी किया है। लेकिन क्या कहेंगे, मतलब अगर जिन्होंने डेली रूटीन में अगर ऑफिस जाना है या बहुत से लोग हैं, वो कैजुअली किस तरह कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से कलर्स जो है वो वेयर कर सकते हैं और किस तरह का जो है वो कट्स लेकर चल सकती हैं? आजकल तो ये है कि कॉर्ड सेट्स बहुत ज़्यादा इन हुए हैं। आपको पता है कि फ्लोरल तो हैं, वो ऑल ओवर पैटर्न्स हैं, ऑल ओवर पैटर्न्स के ऊपर ही ज़्यादा गेम अभी ऑन है। हर ब्रांड ऑल ओवर पैटर्न्स के ऊपर चल रहा है। थोड़ा थोड़ा लेस लगा दी, थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन कर दिया, तो यू आर गुड टू गो। आप किसी भी पैटर्न को लें, पहले तो बहुत ज़्यादा मिक्स एंड मैच होता था। आपने 10 चीज़ें डाल दी और फिर आपका एक जोड़ा वो हैवी है, हैवी भरकम होता है ना, बहुत फुल फ्लैज, उस तरह की चीज़ें हो रही होती थी। अब नहीं है ऐसा। अब ये है कि आपका एक जैसा पैटर्न है, सूदिंग लगता है थोड़ा सा, वो बड़ा काम सा फील होता है, वो अच्छा लगता है जब हल्का सा एक एलिमेंट ऐड कर दिया, कुछ टेसल्स ऐड कर दिए या कुछ बीड्स बटन्स ऐड कर दिए, यू आर गुड टू गो। अच्छा, जैसे मैंने बात की कि गर्मियां हैं और शादियों के सीज़न भी आगे शुरू होगा, तो उसके लिए क्या आप कहेंगी, क्या ट्रेंडिंग में है शादियों के सीज़न के हवाले से? शादियों के सीज़न में कलर्स तो हम लोगों की तरफ से ऑलरेडी डिफाइंड ही हैं कि वलीमा हो रहा है तो बड़े पेस्टल्स ह्यूज़ में लोग चले जाते हैं, और बारात है थोड़ी सी ब्राइट में, और मेहंदी ऑलवेज डिपेंड ऑन कलर्स, वो बड़ा फेस्टिव सीज़न होता है। तो ये तीनों चीज़ें तो डिवाइडेड ही हैं। बट ये कि उसमें फिर कट्स के ऊपर बहुत सारी गेम आ जाती है। एक दिन कोई एक कट कोई भी डिसाइड कर लेता है कि मैंने इस तरह का लहंगा पहनना है, गरारा पहनना है, पिशवास बहुत इन है, ऑलवेज पिशवास तो इन होती है। फ्रॉक्स जो हैं, लॉन्ग फ्रॉक्स, मैक्सीज वगैरह, वो तो चल ही रही होती हैं। बाकी ये कि एक दिन कोई भी स्ट्रेट में पहन लेता है, कि एक दिन फ्लेयर में पहन लेता है, और कट्स में काफ्तान बहुत इन है। डिपेंड ऑन पर्सनैलिटी, अगले ने किस तरह से किस चीज़ को किस तरह कैरी करना है। आप जिस चीज़ को अच्छे से कैरी कर सकते हैं, दैट्स ऑलवेज गुड फॉर यू। बाकी तो ट्रेंड्स तो चलते ही रहते हैं, चीज़ें चलती रहती हैं, आपकी अपनी पर्सनैलिटी उसको कैसे लेके चलती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो डिपेंड करता है। तो लोग ज़्यादातर के मतलब आज भी बारात के हवाले से वो रेड और मरून, और अभी तक यही अभी रिसेंटली मेरी बड़ी एक इंटरनेशनल क्लाइंट से बात हो रही, तो शी ऑलवेज थिंक अबाउट कि यार मैंने डीप रेड पहनना है, उसके साथ एमरल्ड ग्रीन का कॉन्ट्रास्ट हो, लाइट गोल्ड हो, लाइक इस तरह की चीज़ें। और मैं सोच रही हूँ यहाँ ही नहीं बल्कि जस्ट लाइक नेशन वाइड और वर्ल्ड वाइड भी इसी तरह ही हैं चीज़ें, कि लोगों के अभी तक थॉट्स वैसे ही हैं। बट ये कि फॉन्ट्स में, न्यूड टोन्स में, ब्राइडल्स में अब बनते हैं। सही। अगर आप ब्राइडल डे 1 की बात करते हैं, उसमें तो ये दोनों कलर्स चलते हैं। और अगर वलीमा वगैरह या आपका एक दिन का कोई इवेंट है तो उसमें फिर थोड़ा सा आजकल ना मतलब शेंदी टाइप भी आजकल इवेंट्स आ रहे हैं, तो उसमें आप लोग क्या फिर रेकमेंड करते हैं कि ब्राइड किस तरह का, मतलब अगर रेड में वो नहीं जाना चाह रहे हैं या बिल्कुल ही लाइट कलर में वो नहीं जाना चाह रहे, शेंदी टाइप, तो उसमें वो क्या पहने, किस कलर को वो जो है आगे लेके जा सकते हैं? उसमें लोग मैजेंडा की तरफ चले जाते हैं, उसमें तो बहुत वेरिएशन है। फिर कहीं पे भी रॉयल ब्लू कलर, लाइक वो नियॉन सा ब्लू कलर, इस टाइप के, उसके ऊपर सिल्वर काम और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा। ये अगेन आपकी अपनी एक बड़ी वो ड्रीम किया होता है लोगों ने कि आपने किस तरह की चीज़ लेके चलना है, आपने किस तरह का इवेंट लेके चलना है, उसका क्या थीम है, आपके ग्रूम के साथ क्या उसकी लुक आएगी। ब्लूइश में और लाइलिक कलर्स में और पिंक्स में तो ग्रूम का भी आपको पता है वाइट एंड हल्का सा उसमें एक हिंट ऑफ दूसरे कलर का आ जाता है ब्राइड के साथ मैचिंग, तो वो ऑलवेज लुक गुड। और या अच्छे पेंट कोट के साथ आपको पेयर अप कर लेते हैं तो वो भी अच्छा लगता है। अच्छा, आजकल बहुत लंबी टेल्स का दोबारा से मेरे ख्याल से रवाज आ चुका है ना? आई गेस शुरू से कभी खत्म ही नहीं हुआ था। अच्छा, इट्स जस्ट लाइक एंडलेस फैशन। यहाँ आपका लहंगा चोली है वो एंडलेस फैशन है, ये वाला एंडलेस फैशन है, और गरारा ऑलवेज क्लासी सिंह। तो ये तीनों चारों चीजें जो है वो चल रही होती है, मतलब अभी भी इन्हीं को लोग लेकर चल रहे हैं, इसी फैशन को। जैसे हम निकाह की बात कर लेते हैं, निकाह में आपको पता है वो वाइट और बेज टोन्स और गरारे के साथ लॉन्ग शर्ट, पहले शॉर्ट शर्ट चलती थी, अब वो चेंज हो गया कि लॉन्ग शर्ट भी चल रही है। अब शलवार कमीज बिल्कुल ही आउट ऑफ द फैशन हो गई भी है? अभी भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। शलवार कमीज को थोड़ा सा ऑल्टर कर दिया है थोड़ा टाइम बीइंग। उसमें जो मैंने पहले डिस्कस किया कि आप स्ट्रेट शर्ट पैंट पहन रहे हैं,
स्ट्रेट पैंट्स हो गई हैं और शर्ट लॉन्ग हो गई है, जस्ट लाइक कि आपकी फुल लेंथ लॉन्ग शर्ट हो गई है। तो वो एक नया कट भी है और वो काफ्तान स्टाइल में लगती है, बट ये है कि वो एक अच्छी चीज़ हो जाती है और हर इंसान कैरी कर सकता है। लेकिन कपड़ा स्टफ का बड़ा मैटर करता है कि स्टफ किस तरह का लेना चाहिए। लोगों को पहचान ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली, आई गेस लोगों को पता ही नहीं चलता सम टाइम कि वो किस तरह से चॉइस ऑफ फैब्रिक क्या करें, क्योंकि वो भी बड़ा मैटर करता है कि आपने किस तरह का फैब्रिक पहना हुआ है, उसके ऊपर किस तरह का काम हुआ है। बट आई गेस उसको हमें थोड़ा सा खुद से करना पड़ता है, लेके चलना पड़ता है कि हमें इन रहना पड़ता है कि क्या चीज़ कौन से फैब्रिक कि फैशन में क्या चल रहा है, ये आपको इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। साइमा उबैदुल्ला फैशन डिज़ाइनर हमारे साथ मौजूद थी। साइमा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और समर फैशन ट्रेंड्स क्या क्या चल रहे हैं उस पर बात की। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, जिस तरह आगाज़ में ही मौसम के हवाले से हमने बात की थी कि मौसम चेंज होता जा रहा है, कभी सूरज आंखें दिखाना शुरू हो जाता है तो कभी बारिश बरसना शुरू हो जाती है और बरसात का ये मौसम है मानसून का आगाज़ हो चुका है और उसमें जहाँ पर मानसून आता है वहाँ पर कई बीमारियाँ भी अपने साथ लेकर आता है। हैज़ा, डायरिया, फूड पॉइजनिंग, गिरकान, ये तमाम तर जो प्रॉब्लम्स हैं इनमें इजाफा ही होता जाता है और ख़ास करके डायरिया के पेशेंट्स में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। तो इसकी क्या वजूहात है, इन मसाइल से किस तरह छुटकारा हासिल किया जा सकता है, किस तरह एहतियाती तदाबीर अपनाकर हम अपने आप को, अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर फरहा सादिक हमारे साथ मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है, जनरल हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर फरहा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर फरहा, डायरिया के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ख़ासतौर पर मानसून में बहुत ज़्यादा इसमें इजाफा हो जाता है, क्या वजह है इसकी? गर्मियों के मौसम में जो जरासीम हैं वो भी फलते फूलते हैं। अच्छा। आपको पता है कि हम अपना खाना जो है वो फ्रिज में रखते हैं क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर पे या ठंडे टेम्परेचर पे जरासीम की ग्रोथ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अच्छा। तो गर्मियों के मौसम में स्पेशली जो बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, ये सारे जरासीम जो हैं इनकी अफजाइश जो है वो ज़्यादा होती है। फिर ये गंदे खाने के ऊपर और गंदे पानी के ऊपर जो हैं ये जरासीम जो हैं वो ज़्यादा फैलते फूलते हैं। और गंदे खाने और गंदे पानी से मेरी मुराद ये है कि ऐसा खाना जो कि काफ़ी दिन पड़ा रहे बगैर फ्रिज के, ठीक है, या फिर खाना गंदे हाथों से बनाया जाए, ठीक है, हाथ धोए ना जाएं और पानी को उबाल के यूज़ ना किया जाए क्योंकि हमारी जो घर की सप्लाई है पानी की वो भी इतनी साफ़ नहीं है और उसमें बाज़-औक़ात तो ये भी देखा गया कि सीवरेज का पानी जो है वो भी मिक्स हुआ होता है। तो ये सारी चीज़ें जो गंदा पानी है और गंदा खाना है और उसके बाद टेम्परेचर का ज़्यादा होना यानी कि गर्मी का ज़्यादा होना, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये जरासीम जो है उसको फलने फूलने में मदद देती हैं और जिसकी वजह से पेट की बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा जो है वो कॉमन देखी गई हैं। अच्छा, ये ईद के बाद, बड़ी ईद के बाद ख़ास करके कहा जाता है कि हॉस्पिटल्स में डायरिया के पेशेंट्स की जो तादाद है वो ज़्यादा हो जाती है, तो ये गोश्त खाने से भी बहुत ज़्यादा फैलता है ये चीज़? अच्छा, वो जो उसकी वजह है वो है बहुत ज़्यादा खाना। अच्छा, ठीक है, अगर तो वो खाना बहुत ज़्यादा मिकदार में, क्योंकि जो बकरे का गोश्त है या गाय का गोश्त है उसके अंदर चर्बी की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ये मुर्गी जो हम आम इस्तेमाल करते हैं। अब तो खैर वो भी आम इस्तेमाल नहीं की जा रही है, आपको पता है इतनी मुर्गी का गोश्त जो है वो भी इतना महंगा हो गया कि वो हमारी पहुंच में नहीं है। हाँ, तो सब्जियां खाने वाले लोग और एकदम से जो है वो उनको अगर गोश्त मिल जाए और वो भी गोश्त जो है वो फुल ऑफ फैट यानी चर्बी से भरपूर और वो फिर इस तरह से खाते हैं रज के। और लाहौरी और क्या गुजरांवाले वाले और मैं तो कहती हूँ ये तस्वर लाहौर के बारे में, मैं पूरा पाकिस्तान ही खाने पीने का बहुत शौकीन है। तो हमारी तो तफरी में अक्सर यही कहते हैं कि हमारी तफरी चाहे खुशी है तो भी हमने खाना है, अगर गमी है तो भी हमने खाना है। तो जब इतनी मिकदार के अंदर आप वो खाना पकाएंगे, गोश्त बकरे का या गाय का करेंगे और उसके अंदर ऊपर से फिर मजीद घी आप डालेंगे, मतलब मैं तो ये करती हूँ कि ऐसे गोश्त के अंदर मैं ऊपर से कोई वो घी या ऑयल का यूज नहीं करती। अच्छा। क्योंकि अपनी चर्बी इसकी इतनी, आप कभी ये तजर्बा करके खुद भी देखें कि आप उसको प्रेशर कुकर में जिसमें भी आप पका रहे हैं आप उसके अंदर ऑयल ना डालें,
या घी ना डालें, वो अपना ऑयल इतना छोड़ेगा कि आपकी सोच है। और अगर आप उसको इवन फ्रिज से बाहर रख देते हैं, थोड़ी देर बाद वो सालन जो है उसके ऊपर तह जमी हुई होगी चर्बी की, तो इतना मिकदार में जब आप खाना खाएंगे तो ऑब्वियसली आपका मैदा, आपकी अंतड़ियां उसको नहीं करता बर्दाश्त है, हाँ। नहीं कर सकेंगी। तो उस वजह से बहुत ज्यादा, फिर मसालों का बहुत ज्यादा हम लोग शौकीन हैं, सही। मतलब जबान के जायके को हम बहुत ज्यादा तरजीह देते हैं। अब इतना मसाला और उसके साथ फिर कोल्ड ड्रिंक्स यानी कोक है, 7 अप है, स्प्राइट है, तो ये सारी चीजें तेजाबियत, मैदे की तेजाबियत और ये फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग, इसके साथ जो है वो इसका ताल्लुक है। और इस ईद के ऊपर तो आपको पता है कि इवन जो लोअर तबके के जो लोग हैं उनको भी गोश्त समहार्दर हमारे यहाँ मिल जाता है, मिल हाँ जाता जी, है, हाँ तो जी। बहुत ज्यादा गोश्त खाया जाता है और उस वजह से हॉस्पिटल्स के अंदर रश जो दिखा रश ज्यादा है। अच्छा, इसकी क्या साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, खास करके डायरिया के? अच्छा, अब डायरिया जो है वो बेसिकली एक अलामत है ना, डायरिया किसी बीमारी की वजह से बीमारी होता है। की वजह अब वो डायरिया जो है वो गैस्ट्रोइंट्राइटिस, गैस्ट्रो ओके। आपने सुना होगा नाम। जी। अब वो गैस्ट्रोइंट्राइटिस जो है वो 2 तरह के जरासीम की वजह से हो सकता है। एक जरासीम का नाम बैक्टीरिया, एक का नाम वायरस है। वायरस है। ठीक है, तो बैक्टीरिया की वजह से डायरिया हो सकता है। डायरिया का मतलब है आम जबान में दस्त लगना, यानी पतले पखाने लगना, बार बार बाथरूम में जाना और पानी की तरह का मोशन या पखाना जो है वो करना, आना, हाँ, उसको ठीक। डायरिया कहते हैं। तो वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के अंदर डायरिया आपको लग सकता है। हेपेटाइटिस यानी जिसको हम यरकान बोलते हैं, जी। यरकान पीला यरकान भी होता है, काला यरकान भी होता है, लेकिन आमतौर पर गंदा खाना खाने से पीला यरकान जो है वो देखने में आया है, जिसको हेपेटाइटिस ए कहते हैं। उसमें ओके। पतले पखाने या डायरिया जो है वो लग सकता है। टाइफाइड का जो बुखार है वो फिर गंदे खाने और गंदे पानी के इस्तेमाल से होता है, उसमें भी डायरिया हो सकता है। इसके अलावा कॉलरा जिसका आपने नाम लिया, जी, हैजा। उसमें तो इतना शदीद डायरिया होता है कि 20 से 25 स्टूल्स जो हैं वो बंदा पास कर रहा होता है और वो बिल्कुल पानी की तरह सफ़ेद कलर का जो है ना वो उसमें दस्त जो है वो आ रहा होता है। तो इसके साथ, दस्त के साथ साथ जो चीज़ें और भी हो सकती हैं ऐसे मरीज को, उसमें पेट में दर्द है, उसमें उल्टियाँ, ओके। जी का मतलाना, ठीक है। बुखार, कमजोरी, चक्कर आना, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो इसमें शामिल होती हैं। और बदकिस्मती से ये सारी बीमारियां जो हैं ये गंदे पानी और गंदे खाने की वजह से होते हैं कि मौजूद हैं। हाइजीन का भी ख्याल हाँ नहीं जी, रखा जाता। बिल्कुल। और हाइजीन, वो गंदा खाना, गंदा पानी यही कि जो जिसमें हाथ आपने या तो साफ नहीं अच्छी तरह साफ करके नहीं खाना पकाया, वॉशरूम इस्तेमाल करके कोई आया है होटल, मतलब जो छोटे छोटे ढाबे हैं वहां पर, और उसने हाथ नहीं धोए हैं, ठीक है, या पसीना वगैरह साफ किया है तो हाथ नहीं धोए, मतलब इतना ख्याल नहीं रखा जाता। और या वो खाना फ्रिज में नहीं रखा गया, सही। और उन्होंने तो जाहिर है अपना वो बेचना होता है, तो वो इतना नहीं, ऑर्डर आपको पता है होम डिलीवरीज आजकल बड़ी ज्यादा हो रही हैं, तो होम डिलीवरीज में, बल्कि कल परसों ही मेरे बेटे ने मंगवाया तो उसका टेस्ट बिल्कुल ठीक था खाने का, और 1-2 घंटे के बाद पता नहीं कोई सेक वगैरह दिलवा के उसने उसको थोड़ा सा ताज़ा किया और भिजवा दिया, और विद इन 1 to 2 आवर्स जो था उसका टेस्ट खराब हो चुका हुआ था। क्योंकि जाहिर है उन्होंने अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखनी होती है ना, कि हमें कोई नुकसान ना हो। तो वो पता नहीं कब का खाना, तो घर का पक्का हुआ ताज़ा खाना, सही, सफाई सुथराई के साथ, कम मसालों के साथ खाना चाहिए। अच्छा, अगर ये हो जाता है, डायरिया हो जाता है, तो बहुत से लोग हैं घरों में ही टोटके करना शुरू कर देते हैं कि ये खिला दो, ये पिला दो, फ़ौरन से डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो फ़ौरन से हमें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, घर में टोटके करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? और क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है, मतलब दस्त के थ्रू पानी भी हमारा बाहर निकल रहा होता है तो मिनरल्स की भी कमी हो जाती है डिहाइड्रेशन के साथ साथ, तब उस वक्त में क्या करना चाहिए? अच्छा, एक ही टोटका है, टोटका तो नहीं है बल्कि वो प्रूवन मेडिकल फैक्ट है, और वो ये है कि आपने ORS या निमकोल का पानी पीना। ठीक है। और उसमें तरीका यही है कि 4 गिलास पानी आपने साफ लेना है। अगर आपके घर का पानी साफ नहीं तो उसको उबालें, उसको ठंडा करें, उसमें 1 पैकेट निमकोल का डालें। ठीक है। और मैं तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा काम ये करती हूँ, जो मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, वो ये कि उसमें 3-4 लेमन आप अगर निचोड़ लें पानी में तो उसका जायका बिल्कुल स्कंजीन की तरह हो जाएगा, लेमनेड जिसको हम कहते हैं, तो वो पीना बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा। तो जैसे ही आपको दस्त या उल्टियां लगती हैं या आपका जी मतलाता है, क्योंकि लेमन बहुत अच्छा एक एंटीएमेटिक, जी मतलाने के लिए भी एक बड़ा अच्छा वो है, टोटका है, तो वो आपने जो है वो शुरू कर देना है ताकि आपके अंदर पानी की कमी ना हो। नमकियात की कमी ORS पूरी करेगा। अच्छा। पानी और चीनी की कमी ORS पूरी करेगा। सही। ठीक है, तो ये ORS वाला पानी जो है ये बेस्ट टोटका है। अच्छा, डायरिया अगर थोड़ा बहुत है तो फिर तो ऑब्वियसली कि आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, मतलब इतनी जल्दी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको 10 से 12 मोशंस आ रहे हैं और एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस पे ऊपर आप हैं, यानी कि या तो बहुत छोटा बच्चा है उसको डायरिया हुआ है,
पतले या, पखाने हाँ लगे जी। हुए हैं, या बूढ़ा शख्स है, तो उनमें इतनी ज्यादा वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो इसको बर्दाश्त करें, तो बहुत जल्दी उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, उनकी शुगर लो हो जाती है, वो शॉक में जा सकते हैं लो ब्लड प्रेशर की वजह से, बेहोशी में जा सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। तो ऐसे मरीजों को बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए, हमें देर नहीं करनी चाहिए, हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। तीसरे नंबर पे वो मरीज जो ORS का पानी मुंह के जरिए नहीं पी पा रहे और फौरन उल्टी कर देते हैं, यानी क्या कर देते हैं, तो फिर उनको जाहिर है कि ड्रिप की जरूरत होती है। ठीक है। लेकिन वो मरीज जो कि मुंह के जरिए ले सकते हैं, उनमें आप बिल्कुल निमकोल का पानी शुरू करवा सकते हैं और आराम से आप डॉक्टर की अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत बूढ़े लोग हैं और जो ORS का पानी नहीं पी रहे, मुंह के जरिए पी पा रहे, किसी भी वजह से, उल्टी की वजह से या किसी भी वजह से, बेहोशी की वजह से, उनको फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। ये जो एहतियाती तदाबीर है जो फौरी तौर पर आप लोगों ने करनी, वो ये है कि पहले तो ORS का पानी पिए और साथ ही साथ अगर नहीं कंडीशन ठीक हो रही है, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने बताया, तो आपसे डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। अच्छा, ग़िज़ा किस तरह की खानी चाहिए इस सारे सिनेरियो में? ग़िज़ा की भी मैं बात करूंगी और एक और चीज़ भी मैं बताऊंगी आपको कि टाइफॉइड और हेपेटाइटिस, यानी हेपेटाइटिस पीला यरकान जी, इनकी वैक्सीन या हिफाजती टीके मौजूद हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगी अपने नाजरीन को इस चैनल के हवाले से कि सीज़न शुरू होने से पहले छोटे बच्चों को और जो बूढ़े लोग हैं उनको कम से कम, वैसे तो सारे अगर लगवा सके तो बहुत ही अच्छा है, वो इसका एक शॉट लगवा लिया जाए, उससे काफी हद तक जो है ये ज्यादा बेहतर है। आपका हेपेटाइटिस ए है और आपका जो टाइफॉइड है और कॉलरा भी, हाँ, इससे आप बच सकते हैं कि अगर आप इसको बर वक्त जो है लेकिन जो करवा लें। है उसके लिए मैं यही कहूंगी, मतलब वक्त की थोड़ी सी शॉर्टेज है, लेकिन मेरे ख्याल से हमने बहुत सारी चीजें जो है वो वाइंड अप कर ली। डॉक्टर फराह सादिक हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।